तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्लोबल मैक्रो के बारे में। इंडियन मैक्रो हमारे कैसे रहे हैं और इक्विटी आउटलुक क्या हो सकता है हमारा, और डेब्ट आउटलुक। तो इन चारों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ग्लोबल मैक्रो रिव्यू के बारे में। तो ये यूएस का सीपीआई इंडेक्स है। तो सीपीआई इंडेक्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये करता क्या है कि इससे हमें पता क्या चलता है कि जो भी कंज्यूमर खरीदता है उस प्राइस को हम कंपेयर करते हैं पिछले टाइम से, या फिर पिछले साल से, या फिर किसी महीने से हो सकता है। उस टाइम उसकी प्राइस क्या थी और इस टाइम इसकी प्राइस क्या है। तो जो भी उसकी कंपेरिजन आता है, हम सारे प्रोडक्ट की एवरेज निकालते हैं और उसको हम सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये किस लिए काम आता है? ये आता है कि हमें इन्फ्लेशन बताने के लिए, महंगाई कितनी हुई है। तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो यहाँ पर कि इसकी पहले इन्फ्लेशन कितनी थी। यहाँ पर जून 2022 में 9.5 चली गई थी इसकी। तो मतलब काफ़ी महंगाई हो गई थी, जहाँ बढ़ी जाती, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक हो गया था वहाँ पर, इसकी वजह से। और तो अब यहाँ से कमी हो जा रही है। तो यूएस की जो सीपीआई है वो अभी कम हुई है काफ़ी। यहाँ पर 0.3 लिखा है, परसेंटेज है। तो कम हुई है कंपेयर टू पिछले साल से। अप्रॉक्सीमेटली वन परसेंट पॉइंट कम हो गई है मार्च 2021 से। और ये लोग इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि जो बेस इफेक्ट है हमारा, उसकी वजह से। बेस इफेक्ट क्या होता है? जो पिछले साल था, जैसे पिछले साल जो भी सीपीआई इंडेक्स था, जो इसे काफ़ी बढ़ा है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें लो दिख रहे हैं। तो वैसे अगर पहले देखो तो 19-20 में तो ये 2 या 3 के आसपास ही रहता है। व्हीकल्स के भी प्राइस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि बीन स्लो राइज इंटरनल न्यू व्हीकल अपीयरेंस एंड सर्विसेज विच कंट्रीब्यूट टू फॉल। व्हीकल्स की प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं दिखा है, इसकी वजह से भी सीपीआई इंडेक्स में फॉल दिखा है। यहाँ पर लिखा है लाइकली टू ए न्यू प्राइस व्हीकल अपीयर टू बी सर्विसेज कंट्रीब्यूट दिस फॉल स्लो राइज इन दिस सीपीआई इंडेक्स। एफओएमसी क्या होता है? ये होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। जो फेड है, जो उसके यूएस बॉन्ड, इनके बॉन्ड क्या होते हैं? जब भी सरकार को अगर कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज़ के सामने वाले को देना, और जब आप वो सिक्योरिटी उसे देते हो तो आप उसको, उस सिक्योरिटी को आपको कुछ पैसे देता है, और उस पैसे के अगेंस्ट आप उसे कुछ इंटरेस्ट रेट देते हो। और वो इंटरेस्ट रेट ये रहा 5.25 और 5.50। अब आप बोलोगे ये बहुत कम है। देखिए, जब कोई बड़ी एंटिटी होती है जैसे फेड होती है, तो इन पे जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो इन पे ट्रस्ट करती हैं कि हाँ, हमारा पैसा सिक्योर है यहाँ पर। तो जैसे कि पेंडेमिक आया था और यूएस फेड ने काफ़ी पैसे यहाँ पर मार्केट में सप्लाई करी थी। जब मार्केट में सप्लाई करी थी तो डिमांड हर चीज़ की काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों के पास पैसे थे जेब में। तो अब उसको वापस लेने के लिए बॉन्ड जो उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 5.25% से 5.5 कर दिया है। तो इसकी वजह से जो भी बड़ी बड़ी कंपनी थी वो मार्केट से हल्का सा पैसा निकाल के यहाँ पर इन पे पैसा लगा रही थी, इन पे फेड को पैसा डिपॉजिट कर थी, ताकि फेड यहाँ पर मार्केट से जितनी भी डिमांड है हल्की सी सक कर सके, इसमें हल्का सा स्टेबिलिटी ला सके। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे लाई है, तो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट नीचे आता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अनस्टेबल होता है। और वहाँ मार्केट से निकल के पैसा जाता है ये बॉन्ड में, जो कि फेड ने निकाला। 5.2 बिप्स क्या होता है? ये बिप्स होता है बेसिस पॉइंट। 525 मतलब होता है 5.25%, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि उनकी जो लेबर फोर्स है वहाँ पर, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज दिखा नहीं है, कि वो रोबस्ट रही है। और जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स ये बयान करती हैं कि जो भी कमेटी है वहाँ पर, वो इन्फ्लेशन पे उनकी निगाह रहेगी और उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई 20 से काफ़ी नीचे आ गया है। पहले तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई हो गया था इनका, अब काफ़ी नीचे आ गया है। मेरे को लगता है इतना इंडिया का अभी होगा। पार्टिसिपेशन जो इनका वहाँ पर है, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जॉब में, वो 62% उनकी ओवरऑल परसेंटेज है। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका हल्का सा गिरा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। 3.6% से 3.5 हो गया है। मतलब कि अगर 3.6 यहाँ पर है तो 3.5 यहाँ पर हो गया। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, लोगों को जॉब मिल रही है वहाँ पर। और भले ही अनएम्प्लॉयमेंट में हल्का सा डिक्रीज़ आया है, पर जो उनके जो तनख्वाह है जो उनकी वेजेस है, उसमें इंक्रीज़ नहीं आया है, बल्कि हल्का सा अपवर्ड्स मूवमेंट दिखा है। मतलब कि जो सैलरी लोग लेते हैं वो हल्की सी ज़्यादा हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा जॉब्स हैं उनके वहाँ पर। जो कंडीशन है लेबर मार्केट की, वो अच्छी हुई है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कम हुआ है। पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने के बावजूद भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है, और उसकी वजह से इनके आवरली जो अर्निंग होती है उसमें बढ़ोतरी है। अच्छा, आप चाइना पे आते हैं। तो चाइना का क्या है? चाइना का जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए उसमें ज़्यादा कुछ कमी बढ़ोतरी कुछ नहीं है यहाँ पर। चाइना केम सीपीआई इंडेक्स इज 0% ईयर टू ईयर।
ईयर टू ईयर बेसिस पे उनका कोई भी मतलब पिछले साल जो भी रेट था किसी चीज़ का वो रेट आज भी वही है। इनकी जो ब्रॉडली डिमांड है वो कम रहेगी क्योंकि जो इनकी ऑन गोइंग प्रॉपर्टी में है इनकी वीकनेस है, प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी इनकी वीकनेस है। देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर में जब वीकनेस होती है ना तो उसका मतलब होता है कि लगभग पूरा मार्केट जो है वो स्लो डाउन है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर जो भी प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके लिए लोन लेते हैं और बैंक से जब लोन लेते हैं तो जब मार्केट इकोनॉमी में आता है तभी तो फ्लो होता है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी अगर हल्की सी बैठी हुई है तो इकोनॉमी भी बैठी हुई है। इंडियन मैक्रो के बारे में बात करते हैं, इंडियन मैक्रो के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि CPI, सबसे पहले CPI इन्फ्लेशन की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए जून की जो इन्फ्लेशन है अपना 4.8 है कंपेयर टू 4.3% इन मई 2023। ये यहाँ पर अपना जो मेरी महंगाई है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी महंगाई बढ़ी है हल्की सी। US में क्या था, वहाँ पर महंगाई कम हो रही है और अपने यहाँ पर महंगाई हल्की सी यहाँ बढ़ी है। वैसे तो अपने भी यहाँ से यहाँ कम हुई है पर अब यहाँ पर अपनी बढ़ी है। तो ये ज़्यादातर क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? देखिए ज़्यादातर ये अपनी फूड की वजह से हुआ है। जो अपनी फूड इंडस्ट्रीज़ है, जो भी फूड की प्राइस है यहाँ पर उसकी वजह से हुआ है। अब फूड की प्राइस कितने बढ़े हैं यहाँ पर देखिए, जो मई में 2023 है 3.3 से बढ़ के जून में जो हो गए हैं वो 4.6 है। इसकी वजह से इनका CPI जो है वो हमारा काफ़ी बढ़ चुका है और जो सीरियल्स है, स्पाइसेस हैं, इनकी भी प्राइस काफ़ी बढ़े हैं। 12% से लेके 12 जो परसेंट थे वो हो गए हैं 17.9% से ये बढ़े हैं। तो फ्यूल की बात कर लेते हैं। फ्यूल का देखिए जो इन्फ्लेशन है वो हल्का सा कम हुआ है। फ्यूल इनका है वो हल्का सा उसके प्राइस में स्लो डाउन हुआ है ना। फ्यूल के प्राइस में हल्का सा स्लो डाउन हुआ है, स्लो डाउन फ्यूल की प्राइस में अपना हुआ है और फूड की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है। ये क्या बता रहा है? देखिए जो ये बता रहा है वो ये है कि इंडिया का जो अपनी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रोडक्शन कैसे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे रही है, ये बता रहा है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की इंक्रीज़ हुई है, जहाँ पर 5.2, जहाँ पर अभी जो रेट है वो 5.2 है और जो पिछला था हमारा वो 4.5 से 4.5 से हमारा 5.2 हो गया है। जो कि ग्रोथ बेसिकली ज़्यादातर क्यों आया है, किसकी वजह से है? ये जो ग्रोथ आया है वो अपना मेनली आया है अपना माइनिंग की वजह से आया है। जो टी की प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी है, स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जब अब पता चल चुका है कि हमें जब पता चल रहा है और इंडेक्स बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज़मेंट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए अच्छा है जहाँ पर अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपना ऑयलिंग सेक्टर हो सकता है, के लिए हो सकता है, जो भी कंपनी माइनिंग में काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली हो सकती है। ये सारी जो है यहाँ पर इंक्रीज़मेंट देखिए आने वाला है। और आप अगर कमेंट करेंगे तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको इस पर और डिटेल आऊँगी कौन सी जो कंपनी है वो आगे बढ़ सकती हैं। अब इसकी बात करते हैं GST कलेक्शन की। GST कलेक्शन कैसा रहा है? इंडिया का GST कलेक्शन जो काफ़ी अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा रहा है। रेवेन्यू जो है कलेक्शन हुआ है GST का 1651 बिलियन शो किया है, जो कि 11% इंक्रीज़ है Y-to-Y बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस पे। 2023 में काफ़ी अच्छा एक कलेक्शन रहा है 1.5 लाख करोड़ का, वही मंथली बेसिस पे। और GST नंबर ये रहा अपना, और चार्ट में भी देख सकते हैं आपको GST नंबर हमारा जो है ये रहा जुलाई का, ये काफ़ी अच्छा आया है। तो अब बात करते हैं PMI इंडेक्स की। PMI इंडेक्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि अपना जो इंडस्ट्री में अपनी जो बिज़नेस एक्टिविटी वो कैसी चल रही है। अगर हल्का सा कम हुआ है 57 इस बार है और पिछले बार था 57.8, हल्का सा कम हुआ है, फिर भी कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर 50 से कम हो तब थोड़ी दिक्कत की बात होती है। फिर भी अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी फिर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, इकोनॉमी फिर भी एक्सपैंड कर रही है। एक्सपोर्ट में हल्का सा स्लो डाउन है। ऑर्डरिंग जो पाइप लाइन की है वो काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्शन एंड डिस्पाइट द स्लो डाउन ऑफ बीइंग एक्सपोर्ट में भरी थोड़ी सी कमी है, पर जो ऑर्डर पाइप लाइन की है और प्रोडक्शन की है वो काफ़ी ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन Y-to-Y ग्रोथ परसेंटेज, कितना ग्रोथ आया है? देखिए हल्का सा ग्रोथ है, ज़रूर है ग्रोथ अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 5.9 Y-to-Y बेसिस पे अभी इस साल है, और पिछले साल था 2.4। ये जो यहाँ पर जून 23 है ये गलत है, 22 होगा यहाँ पर। देखिए जंप है इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो आप इसका समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी काम है, जो बैटरीज हो गई हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उनका काम बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है।
पेट्रोल की एक्सपेक्टेशन कम हो रही है कि वो बढ़ेगा इन द सेंस उसकी ज़्यादा, और जो भी यूज़ हो रहा है उससे ज़्यादा भी यूज़ होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अब ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ईवी व्हीकल्स आ रही है। जो इंजन होते हैं हमारे, इंजन होते हैं ट्रेन के, उसमें भी अब देख रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी हर जगह कर रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह आ रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी बात करते हैं इक्विटी की हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट की कैसे परफॉर्मेंस रही है। देखिए मार्केट कैसे परफॉर्मेंस रही है, मार्केट मंथली इंडेक्स परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव ग्रोथ रहा है जुलाई के मंथ में पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप की जो परफॉर्मेंस है उसने लार्ज कैप को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर है अपना स्मॉल कैप, उसके बाद है मिड कैप, उसके बाद है अपना लार्ज कैप जो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही है वो है स्मॉल कैप की। छोटे स्टॉक होते हैं उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। देखिए क्या होता है कि जब बुल मार्केट होता है तो वहाँ पर हर कंपनियाँ चलती हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप चलती हैं। और अगर मार्केट जब बेयर भी होता है सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप बिकती है, क्योंकि देखिए जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं। मार्केट ने यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस किया है, निफ्टी ने क्लोजली मंथली रिटर्न दिया है 3% का, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने दिए हैं 6% और 8% के रिटर्न दिए हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस किसने अच्छी दी है सर? परफॉर्मेंस अच्छी दी है कैपिटल गुड्स लाइक फार्मा ने दिया है, मेटल्स ने दिए, कैपिटल गुड्स ने दिया, फार्मा ने दिया है, मेटल्स ने दिया, ऑयल्स ने, गैस ने, पावर। और जहाँ की बैंकिंग है, आईटी है, एफएमसीजी है, इन्होंने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है जितने उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो अब इसकी बात करते हैं हम लोग निफ्टी वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखिए जो बड़ा है हमारा मार्केट, तो वो ज़्यादा मेनली रीज़न क्यों है, क्योंकि जो हमारी इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि मैंने सीपीआई इंडेक्स बताया था, वो यूएस ने भी अपनी कम की। देखिए जब इन्फ्लेशन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट जब ट्राई कर रही है इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो इसकी वजह से जो हमारे स्टॉक प्राइस हैं वो सारे इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब बॉन्ड यील्ड की प्राइस इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉन्ड यील्ड कम करेंगे, तो उसकी वजह से मार्केट अभी फ्यूचर प्लानिंग करके अभी से यहाँ से मूव कर रहा है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। जो मेजर कंपनीज़ थी उनमें कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है उनके इनकम में देखा जाए तो, पर ये कि जो अपना दूसरे सेक्टर है उन्होंने फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मिक्स परफॉर्मेंस है, जहाँ पर कहीं पर अच्छी है और कहाँ पर कहीं ख़राब है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वाइल द सेक्टर हैज़न्ट बीन ए मटेरियल कट इन ओवरऑल द निफ्टी अर्निंग्स, द रिटर्न सेक्टर लेवल हैज़ बीन मिक्स्ड। तो जो और सेक्टर थे वो उन्होंने थोड़ा मिक्स साइन दिखाया है, कहीं पर अच्छे रिजल्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो फाइनेंशियल कंपनीज़ है वो अच्छा कर रही हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी है, पर जो उनकी प्रॉफिट मार्जिन है वो उनका कम हो रहा है। फाइनेंशियल जो जितनी सारी फाइनेंशियल कंपनीज़, उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन में हल्का सा स्लाइड डिक्रीज़ है। एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिखा है देखिए, कंटिन्यू टू गुड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी, बट नाउ स्टार्टिंग इज शोइंग ए मॉडरेट इन NIMS। NIMS मतलब होता है कि जो उनका नेट इनकम होता है। और IT सेक्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल किया IT कंपनी ने, रिज़ल्ट उनके अच्छे नहीं हैं, परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, ऑर्डर उनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट भी उनका कम है और ग्रोथ कम है उनकी। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए हो सकता है कि IT कंपनी ये अच्छा नहीं करे, पर लॉन्ग टाइम में देखिए IT को ही चलना पड़ेगा, तभी अपना टेक्नोलॉजी कुछ इंक्रीज़ होगी। ऑटो की बात कर लेते हैं। देखिए ऑटो का जो है वो उनका ठीक रहा है, कंपनी अच्छी है, सेक्टर भी ठीक रहा है इनका, प्रॉफिट इनके बने हैं, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ इनका, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो इंक्रीज़ हुआ है, इनका। पर जो इनकी बेचने की कैपेसिटी थी, जितना बेच सकते थे उतना नहीं बेच पाए हैं। कार की जो सेल हुई है वो कम हुई है, क्योंकि जो इन्होंने प्राइस अपनी इंक्रीज़ करी थी उसकी वजह से इनकी मार्जिन बढ़ी है, और मार्जिन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जो कमोडिटी की कॉस्ट है वो भी कम हुई है। पर इनकी जो सेल्स है वो सेल्स इनकी भी कम हुई है। डेब्ट आउटलुक के बारे में हम बात करेंगे, डेब्ट कैसा है मार्केट ऑल वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया की इसमें बात कर लेते हैं, जो 10 ईयर्स का है। देखिए यहाँ पर यूएस की बॉन्ड यील्ड की बढ़ने की वजह से उनकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफ़ी थोड़ी स्टेबल हुई है।
सीपीआई कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुई है, तो स्टेबल इकोनॉमी उनकी वापस स्टेबल हो रही है। चाइना की बात करते हैं, चाइना भी सारे स्टेप्स ले रही है अपनी इकोनॉमी को पे बूस्ट लाने के लिए। और जापान जो है, जापान बीओजे मतलब होता है जापान का सेंट्रल बैंक है बीओजे, बॉन्ड यील्ड में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है। कैसे? और जो फैक्टर हैं, जो कमोडिटी है, फ्यूल है, उनकी जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है, वो जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे जो भी यहाँ पर यूक्रेन वॉर, जितने भी वॉर हुए हैं और जो भी रशिया पे सैंक्शन लगा दिए थे, उसकी वजह से तो ऑयल की प्राइस में इंक्रीज़ आया है। इंक्रीज़ आने की वजह से अपना बॉन्ड जो है उनको वो भी बढ़े हैं। अब अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो बेंचमार्क, जो इंडिया का 10 ईयर का बेंचमार्क है बॉन्ड यील्ड को लेके, उन इंडिया ने भी यूएस को देख के बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि अगर यूएस बढ़ा दिया तो फिर इंडिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब कंट्री ना एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जब यूएस को अपनी बॉन्ड यील्ड बढ़ानी पड़ेगी तो इंडिया को भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि देखिए जब प्राइस को कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा तो बॉन्ड यील्ड को बढ़ाना ही पड़ता है। और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो मार्केट से पैसा निकल के अपने बॉन्ड पे लगता है पैसा। देखो मैंने जो आपको पहले समझा रखा है। तो क्या हुआ है कि जो इंटरेस्ट इंडिया की अपनी 10 ईयर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड होते हैं उन पे इंक्रीज़ आया है। इंक्रीज़ कैसा है, 7.17 हो गया है, जो कि पिछले मंथ था 7.09। तो जो उसकी वजह से फिर वेजिटेबल्स के भी अपने प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में जो अपना है वो प्रोडक्शन, ये देखिए जो ये डिमांड हो रहा है ना, ये डिमांड की साइड नहीं है, सप्लाई की शॉर्टेज के साइड आने की वजह से प्राइस में इतना इंक्रीज़ है। और वेजिटेबल्स जो आपको प्राइस पता है, इंडिया में वेजिटेबल प्राइस काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि जो रेन की वजह से, बारिश की कमी की वजह से। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ए कर्व मूवमेंट। ए कर्व क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जब वो किसी कंपनी को उसकी वो कितना जल्दी अपना लोन चुका देती है, वो लोन कितना जल्दी रिटर्न कर देती है, वो अगर वो कंपनी जितना जल्दी लोन रिटर्न कर देती है, उसकी रेटिंग अच्छी है, तो उन कंपनी को मिलता है ए। जैसे हमें क्लास में मिलता है, जब हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं A+ मिलता है, वैसे कंपनी को जो अच्छी होती हैं, वर्दी होती हैं, उनको ए मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो से बताया, FOMC जो फेड होती है, फेड ने इंक्रीज़ 25 बेसिस पे इंक्रीज़ किया था इस महीने, जो कि 5.25 से लेकर 5050 हो गया था। अभी इस बार फर्दर एक्शन ये हुआ कि जो उनकी भी मीटिंग होगी उसमें वो अपना रेट कट डाउन करेंगे। अब जब रेट कट डाउन करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि जब बॉन्ड की जो यील्ड कम होती है, फिर उसके बाद जब यील्ड कम होगी तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो अपने स्टॉक मार्केट बढ़ेंगे, और स्टॉक मार्केट इसलिए अभी से बढ़ रहे हैं। तो जब बॉन्ड मार्केट जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम होंगे बॉन्ड, अपनी जो बॉन्ड की यील्ड है वो कम होना स्टार्ट करेंगी, जो सितंबर महीने से, अगले सितंबर महीने से हो सकता है कि सितंबर महीने से यूएस जो फेड है वो अपनी बॉन्ड यील्ड कम करने लग जाए। अब बॉन्ड यील्ड जब कम होगी तो मार्केट दिखना तबाही मचा देगा, बहुत तेज़ जाएगा ऊपर। अपनी इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है। देखिए आरबीआई जो कंसर्न है वो ये है कि जो अपनी कमोडिटीज़ की प्राइस है, जो अपनी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो उसका प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि अनइवन रेन फॉल हुई है, जो कि फूड की कीमत को उसने काफ़ी बढ़ा दिया है। फूड की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है अपना वो काफ़ी हाई हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से, अनइवन रेन की वजह से। जैसे टमाटर भी देख रहे हैं अभी आप, टमाटर की जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई हो गई है। तो अब ये एस्टिमेट है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो वो अपना सीपीआई इंडेक्स है वो 5.1 से लेके 5.3 कर देगी करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि जो महंगाई जो है वो थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है, तो 5.1 से 5.3 कर देगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। बेसिकली जो कंक्लूजन है वो ये है कि बॉन्ड यील्ड जो अपनी बड़ी है उसकी वजह से, देखिए जो बेसिकली फिर जो अपना कंक्लूजन है वो ये आ रहा है कि अगर जो भी पेंडेमिक हुआ है, देखिए पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, पेंडेमिक की वजह से ये हुआ है कि जहाँ भी लोग थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो लोग जब सरकार ने पैसे लोगों के पास दिए हैं तो लोगों ने फिर उसको अपने पास रखा है या फिर खर्च कराया है। तो जब ये जो पैसे को लोगों ने खर्च किया है, तो जब लोगों ने यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, जब लोगों ने पैसे खर्च करना स्टार्ट किए हैं तो प्राइस हर चीज़ की इंक्रीज़ होने लगी है। अब जब इंक्रीज़ होने लगी है तो फिर सप्लाई की साइड से भी दिक्कत आई है और डिमांड हल्की सी
हो सकता है कि बढ़ी है, पर इस क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड स्टेबल है, जो भी शॉर्टेज है वो सप्लाई की साइड से है, सप्लाई की साइड से जो भी शॉर्टेज है वो सप्लाई की साइड से है, इसलिए शॉर्टेज हो रही है। और जब सप्लाई की साइड शॉर्टेज है तो वेरी ऑब्वियस है कि जो भी कंपनीज़ है उनको और एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉय चाहिए होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यूएस का है वो भी काफ़ी कम हुआ है, और कम हुआ है, और जो इनकी इनकम है वो भी बढ़ी है, क्योंकि जब सप्लाई साइड ही कमी आ रही है, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा तो फिर और यहाँ पर चाहिए होंगे लोग, तो इसलिए इनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। और जो इंडिया की बात है, इंडिया में जो फूड की प्राइस है, फूड की प्राइस से अपना वो इंक्रीज़ इसीलिए हो रहा है, इंडिया में फूड की प्राइस इंक्रीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल अच्छे से नहीं हुआ है। बेसिकली यही सब है, ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। जो आगे टाइम आएगा, जैसे जैसे अपना यूएस बॉन्ड यील्ड यूएस अपना कम करती रहेगी सितंबर से जो कि एक्सपेक्टेड है, अगर वहाँ से कम होने लग जाएगा तो फिर मार्केट भी वहाँ से अपने मूव करने लग जाएंगे, मार्केट यहाँ से मूव करने लग जाएंगे, मार्केट ऊपर चले चले जाने लग जाएंगे और इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी।